हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 12 बायोलॉजी का। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी किसी भी फ्लावर की डायग्राम, किसी फ्लावर के अंदर कितने पार्ट होते हैं, उन पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, और पूरी की पूरी यहाँ पे फ्लावर की बेसिक से लेकर के आपको यहाँ पे ओवरव्यू तक पूरा यहाँ पे आपको डिटेल में फ्लावर की संरचना में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए सीधे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुष्प की संरचना की। तो देखिए पुष्प के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अक्सर सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि जो पुष्प होते हैं ये किन में पाए जाते हैं। तो मेनली जो फ्लावर पाए जाते हैं ये किन के अंदर पाए जाते हैं, जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। किनके अंदर? जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्तबीजी पादप होते हैं, उनका महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्लावर पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लावर किनके अंदर पाए जाते हैं तो मेनली आपको याद रखना है कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि फ्लावर जो है पाए जाते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं कि जो भी फ्लावर होते हैं, एक्चुअल में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प है क्या, तो आपको याद रखना है कि पुष्प क्या होता है। एक पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। तो यह चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी, यानी जो फ्लावर होता है यह एक मॉडिफाइड सूट होता है। क्या होता है? फ्लावर जो होता है यह होता है एक मॉडिफाइड सूट। क्या होता है? फ्लावर जो है यह मॉडिफाइड सूट होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड सूट। यानी आपको यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। पहली क्या कि जो पुष्प का पाया जाना एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्तबीजी पादपों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि पुष्प क्या होता है, तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अब प्ररोह का मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी सीड को यानी जब भी किसी हम बीज को जमीन में गाड़ते हैं यानी लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि इस बीज से क्या होता है, एक पार्ट तो नीचे की ओर जाता है और एक पार्ट बीज के ऊपर की ओर जाता है। कहां जाता है? एक पार्ट ऊपर की ओर जाता है, यानी ऊपर की ओर निकलता है। तो जो बीज से नीचे साइड यानी कि जमीन की दिशा में जो वृद्धि करने वाला जो पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडिकल। तो इसको हम बोलते हैं रेडिकल, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं हम मूलांकुर। तो एक पार्ट तो नीचे चला गया जिसको हम बोलते हैं रेडिकल यानी कि मूलांकुर, जो कि रूट का यानी कि जड़ का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो जड़ को डेवलप करता है। और जो ऊपर वाला पार्ट जा रहा है इसको हम बोलते हैं प्रीम्यूल यानी कि प्रांकुर। अब यही प्रांकुर आगे चल के तने का निर्माण करेगा, फिर उसमें से शाखाएं निकलेगी, कई सारी पत्तियां निकलेगी। तो इस प्रकार से आप यहां पे देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये पूरा का पूरा भाग जो है प्ररोह वाला भाग कहलाएगा। यानी जो ऊपर वाला भाग है ये प्ररोह तंत्र कहलाता है। इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। और जमीन के जो नीचे का पार्ट है पूरा, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। ऊपर वाला हो गया आपका शूट सिस्टम और नीचे वाला रूट सिस्टम। तो ऊपर का जो भाग कहलाता है वो कहलाता है प्ररोह वाला भाग। अब चूंकि रूपांतरित प्ररोह है, मतलब आगे का जो ऊपर वाला भाग है यही रूपांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है। तो जब ये मॉडिफाइड हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं रूपांतरित प्ररोह। यानी जो हमारा फ्लावर लगेगा वो रूपांतरित प्ररोह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्ररोह वाला भाग ही आगे चल के रूपांतरित होगा और उसी में से फिर क्या बनेंगे? फ्लावर बनेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि पुष्प जो है किन पौधों में पाए जाते हैं, तो मेनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि आवृत्तबीजी पादपों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा पुष्प क्या है, तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह यानी कि मॉडिफाइड सूट होता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं किसी भी फ्लावर की, तो देखिए फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है वो कई अलग अलग प्रकार से होता है। आप देखेंगे कि यदि हम किसी भी फ्लावर की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको कई सारे पार्ट दिखाई देते हैं। लेकिन इसके पहले आपको सबसे पहले तो यह चीज समझनी है कि जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर जो होता है किसी भी पौधे का जननांग वाला भाग होता है। क्योंकि फ्लावर के अंदर ही किसी भी पौधे के जो फ्लावर होते हैं उन्हीं के अंदर मेल और फीमेल दोनों के दोनों जननांग जो है उपस्थित होते हैं। किसी भी फ्लावर की यदि हम बात करते हैं तो उसमें जो हमारा क्या होता है? पुमंग होता है। क्या होता है? जो पुमंग होता है। और पुमंग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और दूसरा होता है हमारा जायांग। क्या होता है? दूसरा होता है जायांग। तो आप देखेंगे कि जो पुमंग व जायांग होते हैं ये किसी भी फ्लावर के जननांग होते हैं। जो हमारा पुमंग होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है
और जो हमारा जननांग होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो किसी भी फ्लावर की संरचना को समझने से पहले आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है कि पुष्प का पाया जाना आवृत्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट का इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसके अलावा जो फ्लावर होता है वो एक रूपांतरित प्ररोह होता है यानी कि मॉडिफाइड शूट होता है। इसके अलावा फ्लावर जो होते हैं ये किसी भी पौधे के क्या होते हैं, जननांग होते हैं, अर्थात फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लावर के सभी पार्ट की। तो देखिए पुष्प में मेनली कई सारे भाग आपको दिखाई देंगे। किसी भी फ्लावर के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको कई सारे भाग दिखाई देते हैं। उसमें से आपको पेडिकल दिखाई देगा यानी कि पुष्प ब्रंथ या डंठल जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा आपको थैलमस दिखाई देगा यानी कि पुष्पासन। और जो फ्लावर के मेनली चार पार्ट होते हैं यानी जो फ्लावर होता है उसके मेनली या मुख्य जो है चार भाग होते हैं। उन चारों भाग में आप देखेंगे कि जो फ्लावर के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनमें सबसे पहला पार्ट है बाएं दलपुंज यानी कि कैलिक्स। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। तो फ्लावर के चार ही मुख्य भाग हैं, वैसे तो बहुत सारे भाग हैं लेकिन जो मेन पार्ट होते हैं वो चार होते हैं। पहला है बाएं दलपुंज जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स, दूसरा है दलपुंज यानी कि इसको हम बोलते हैं करोला, तीसरा है पुमंग यानी कि एंड्रोसियम और चौथा है जायांग यानी कि गाइनोसियम। तो इनको आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। अब यदि हम बात करते हैं सबसे पहले आप इनमें देखेंगे पुष्प ब्रंथ या डंठल। जैसे कि नाम से स्पष्ट है यहाँ पे पुष्प ब्रंथ यानी ये पुष्प का क्या होता है, ब्रंथ होता है, डंठल वाला भाग होता है जिसके द्वारा पुष्प किसी भी फ्लावर किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है। सपोज करिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा कोई फ्लावर है। एक मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई फ्लावर है। अब इस फ्लावर में आप देखेंगे, अब इस फ्लावर का ये तो मान लीजिए पूरा भाग हो गया। अब यहां से आप देखेंगे कि एक डंठल वाला भाग होता है इस प्रकार से, और ये डंठल वाला भाग जो होता है किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है। मतलब पुष्प अगर किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा है तो किसी न किसी भाग के द्वारा ही तो जुड़ा होगा। तो पुष्प ब्रंथ या डंठल के द्वारा ही पुष्प किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है। तो पुष्प का चूंकि ब्रंथ है यानी इसे हम क्या कहेंगे, पुष्प ब्रंथ कहेंगे। सेम उसी प्रकार आगे आप पढ़ेंगे ओब्यूल यानी कि बीजांड की संरचना, तो वहां पे भी आप देखेंगे वहां पे बीजांड का ब्रंथ होगा तो उसे हम बीजांड ब्रंथ बोलेंगे। अगर पत्ती का ब्रंथ है तो उसे हम पर्ण ब्रंथ बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको नॉर्मली समझना है कि जो पुष्प का ब्रंथ होता है या पुष्प का जो डंठल वाला भाग होता है जिसके द्वारा पुष्प किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं या पुष्प ब्रंथ कहते हैं। फिर बात करते हैं यहां पे हम पुष्पासन की। किसकी बात करते हैं, पुष्पासन की। तो देखिए पुष्पासन की यदि हम बात करते हैं तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि फ्लावर का डायग्राम जो है इसमें आप देखेंगे कि ये जो नीचे का पूरा पार्ट हो गया, नीचे का जो यहां पे पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट तो चूंकि आपका क्या कहला गया, नीचे का ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये क्या होता है, पुष्प ब्रंथ होता है यानी कि डंठल होता है, पेडिकल होता है। और जस्ट इसके ऊपर आएंगे आप, ये थैलस रूपी जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको आप बोलते हैं पुष्पासन यानी कि थैलमस। थैलमस देखिए एक ऐसा पार्ट होता है किसी फ्लावर का जिसके ऊपर चारों के चारों जो इंपॉर्टेंट या प्रमुख भाग होते हैं, किसके, चारों के चारों फ्लावर के जो इंपॉर्टेंट पार्ट या मुख्य भाग होते हैं वो इसी थैलमस के ऊपर विराजमान होते हैं यानी कि व्यवस्थित होते हैं या अरेंजमेंट होते हैं। एक के बाद एक आप देखेंगे, चाहे वो आपका बाएं दलपुंज हो, चाहे आपका दलपुंज वाला भाग हो, या आपका एंथर वाला यानी कि पुमंग वाला भाग हो, या आपका ये जायांग वाला भाग हो, चारों के चारों इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं आप देखेंगे कि किसी फ्लावर के चारों इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके ऊपर व्यवस्थित होते हैं या जिसके ऊपर विराजमान होते हैं उसे हम कहते हैं पुष्पासन यानी कि थैलमस। फिर इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है इसमें आप देखेंगे दलपुंज यानी कि कैलिक्स। कैलिक्स की यदि हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले यदि हम कैलिक्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो बाएं दलपुंज होता है, बाएं दलपुंज की इकाई क्या कहलाती है, बाएं दल कहलाती है। क्या कहलाती है, बाएं दलपुंज की इकाई। बस इसमें से आप यहां पे पुंज हटा दीजिए, बचा क्या आपका बाएं दल। तो बाएं दलपुंज की इकाई क्या कहलाती है, बाएं दल कहलाती है। अब यदि हम बात करते हैं बाएं दलपुंज की तो देखिए जो हमारा बाएं दलपुंज होता है आप यहां पे आसानी से देख भी सकते हैं कि जो हमारे बाएं दलपुंज होते हैं, बाएं दलपुंज की इकाई क्या कहलाती है, बाएं दल कहलाती है यानी कि सेपल कहलाती है। तो देखिए जब भी आप बाएं दलपुंज की यूनिट की हम बात करते हैं, यूनिट का मतलब होता है उसका एक सिंगल पार्ट। सपोज करिए मान लीजिए एक सेपल है, तो एक सेपल है तो हम उसको सेपल बोल रहे हैं। अगर सेपल का ग्रुप हो जाए,
कई सारे बाएं दल का क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए, तो उसे हम एक साथ क्या बोल देंगे, उसे फिर हम बोल देंगे बाएं दल पुंज। तो इस प्रकार से बाएं दल पुंज की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, सेपल कहलाती है या बाएं दल कहलाती है। तो बाएं दल पुंज की जब भी हम बात करते हैं, ये किसी भी फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, यानी कि सबसे बाहरी पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कई सारे हरे कलर के, ग्रीन कलर के, आप एक ये देख सकते हैं, दूसरा आप ये देख सकते हैं बाएं दल। तो इस प्रकार से आप किसी भी फ्लावर की स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको कई अलग अलग नंबर में बाएं दल उपस्थित दिखाई देंगे। जरूरी नहीं है कि हर एक फ्लावर में नंबर, आप यहां पे सेपल की जो संख्या है वो क्या होगी, समान होगी, ऐसा नहीं है। सेपल की जो संख्या होती है वो हर एक फ्लावर के अंदर अलग अलग हो सकती है और होती ही है अलग अलग। हाँ, एक चीज जरूर है इसकी खासियत कि जब भी आप सेपल की स्ट्रक्चर देखेंगे या जब भी आप बाएं दल देखेंगे, आपको बाएं दल की खासियत क्या है कि ओवरऑल ग्रीन कलर के ही दिखाई देंगे, यानी कि हरे रंग के ही होते हैं। तो बाएं दल पुंज की यदि हम बात करते हैं तो ये किसी भी फ्लावर का मोस्ट ऑफ आउटर पार्ट होता है और इसकी इकाई जो होती है बाएं दल या सेपल कहलाती है। और इसकी खास बात यह है कि ये ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये चीजें आपको यहां पे सेपल यानी कि बाएं दल से संबंधित याद रखनी है। तो देखिए यहां पे आपने देखा बाएं दल पुंज यानी कि कैलिक्स। तो कैलिक्स आप देखेंगे तो यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और इसकी प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है, बाएं दल या सेपल कहलाती है और यह हरे रंग के होते हैं। बाएं दल पुंज से आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि पुष्प का यह सबसे बाहरी चक्र होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो बाएं दल यानी कि सेपल कहलाती है और ये अधिकतर जो है हरे रंग के ही आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपने पुष्पवृंत देखा है, पुष्पवृंत या पेडिकल में आपने क्या देखा कि पुष्पवृंत जो होता है यह किसी पुष्प का वृंत अथवा डंठल होता है जिसके द्वारा पुष्प जो होता है किसी भी शाखा या टहनी से क्या होता है, जुड़ा होता है, अटैचमेंट होता है। तथा जिन पुष्पों में वृंत पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सवृंती पुष्प कहते हैं। अगर मान लीजिए जिन पुष्पों के अंदर आपको वृंत या डंठल दिखाई देता है या पुष्प वृंत दिखाई देता है तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, सवृंती। सवृंती का मतलब होता है कि जिसमें वृंत उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्पों को हम क्या बोलते हैं, सवृंती पुष्प बोलते हैं। फिर इसके बाद आपने थैलमस या पुष्पासन देखा था। तो पुष्पासन की यदि हम बात करते हैं तो यह पुष्प का वह भाग होता है जिस पर पुष्प के चारों प्रमुख भाग उपस्थित होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के चारों इंपोर्टेंट पार्ट जिसके ऊपर व्यवस्थित होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं यानी कि थैलमस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपका बाएं दलपुंज। बाएं दलपुंज के बाद आपका आता है क्या, दलपुंज। तो देखिए दलपुंज को हम बोलते हैं करोला। दलपुंज की यदि हम बात करते हैं तो दलपुंज जो होते हैं ये बेसिकली जो है पुष्प का दूसरा बाहरी चक्र होता है और इसकी प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है, दल कहलाती है। दल कहलाती है यानी कि पेटल कहलाती है। और जो दल होते हैं, यहां पे आप इसको दल बना लीजिएगा, जो दल होते हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग रंग के हो सकते हैं। यानी दल के अंदर आपको एक चीज नहीं देखने को मिलेगा कि दल हमेशा एक ही रंग के होंगे। अलग अलग फ्लावर के अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग कलर के आपको दल दिखाई देंगे यानी कि पेटल दिखाई देंगे। आप सदाबहार यानी कि बिनका रोजिया के प्लांट में देखेंगे तो आपको व्हाइट कलर के पेटल आपको नजर आएंगे। वहीं यदि आप चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या आप गुड़हल के प्लांट में देखेंगे तो आपको रेड कलर के यहां पे दल दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो दलपुंज होते हैं ये अलग अलग फ्लावर के अंदर इनके दल जो होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं। तो आप यहां पे दलपुंज से संबंधित सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो क्या रखेंगे कि ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा इसकी यूनिट जरूर आपको याद रखनी है। इसकी यूनिट क्या कहलाती है, पेटल कहलाती है यानी कि दल कहलाती है। और एक चीज आपको याद रखना है कि दल हमेशा अलग अलग रंग के हो सकते हैं। तो अलग अलग फ्लावर के अंदर आपको जो दल देखने को मिलेगा वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। अब दल का काम क्या होता है, मेनली जो दल होता है या पेटल होता है, पेटल का जो मेनली वर्क होता है वो क्या होता है कि ये पुष्प को आकर्षक बनाता है। क्या करता है, ये किसी भी फ्लावर को क्या करता है, आकर्षक बनाने का कार्य करता है। तब क्या होता है कि जब फ्लावर जो है आकर्षक दिखेगा तभी तो क्या होंगे, कीट इनकी ओर आकर्षित होंगे। अब जब कीट फ्लावर की ओर आकर्षित होते हैं तभी तो पॉलिनेशन यानी कि परागण की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो कुल मिलाकर के आपको दलपुंज से संबंधित चीज क्या याद रखनी है कि दलपुंज अलग अलग रंग के होते हैं। दलपुंज या करोला का काम क्या होता है, किसी फ्लावर को आकर्षक यानी कि सुंदर बनाना, जिस कारण से कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं और फिर परागण यानी कि पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, संपन्न होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि जो दलपुंज होता है और जो बाएं दलपुंज होता है यानी जो करोला और कैलिक्स होते हैं आपके, ये किसी फ्लावर के सहायक चक्र हैं।
कहने का मतलब यह है कि सहायक चक्र हम उनको कहते हैं जो फ्लावर के मेन चक्रों को यानी जनन चक्रों को सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र कहते हैं। तो ये किसी फ्लावर के आप देखेंगे कि सहायक चक्र होते हैं जो कि आवश्यक चक्रों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आपका पुमंग और जायांग हो गए, ये किसी फ्लावर के आवश्यक चक्र होते हैं। इन आवश्यक चक्रों को सुरक्षा कौन प्रोवाइड कराता है? तो ये सहायक चक्र यानी कि दलपुंज और बाएं दलपुंज, क्योंकि दलपुंज और बाएं दलपुंज क्या होते हैं? पुमंग और जायांग के बाहर स्थित होते हैं, तो ये सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं किसी भी बाहर से आने वाले इंसेक्ट से या किसी भी प्रकार से बाहर से अवांछनीय कोई भी पदार्थ आ रहा है तो उनसे सुरक्षा प्रदान कराते हैं। तो ये आपको दलपुंज याद रखना है यानी कि करोला। फिर इसके बाद हम आते हैं किसमें? पुमंग में। पुमंग और जायांग से संबंधित आपको सिमिलरली थोड़ा सा बस डिफरेंस है, इनको आपको समझना है। पुमंग की यदि हम बात करते हैं, एंड्रोसियम की यदि हम बात करते हैं, तो यह पुष्प का तीसरा इंपोर्टेंट पार्ट होता है और सबसे इंपोर्टेंट पार्ट किसी फ्लावर का ये इसीलिए माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। किसी भी फ्लावर का जो नर जनन भाग होता है, अर्थात ऐसा भाग जिसके अंदर नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसे हम कहेंगे नर जनन भाग। तो ये किसी भी फ्लावर का नर जनन भाग होता है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसकी जो प्रत्येक इकाई होती है स्टैमेन कहलाती है यानी कि पुंकेसर कहलाती है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो किसी भी एंड्रोसियम या पुमंग के अंदर आप देखेंगे तो यह पुष्प का तीसरा आउटर पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, और यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। और इसके अलावा आपको इसकी यूनिट जरूर याद रखनी है कि इसकी यूनिट क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। फिर इसके बाद जायांग की यदि हम बात करते हैं तो यह पुष्प का चौथा आंतरिक और आवश्यक चक्र होता है। मतलब सबसे अंदर फ्लावर के आपको क्या देखने को मिलेगा? जायांग ही देखने को मिलेगा। तो सबसे अंदर आपको जायांग देखने को मिलेगा। इसके अलावा यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। पुमंग में आपने क्या देखा कि यह नर जनन भाग होता है, जबकि जायांग जो होता है यह किसी भी फ्लावर का मादा जनन भाग होता है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसकी जो इकाई होती है इसको या तो हम अंडक कहते हैं या तो आप स्त्री केसर भी कह सकते हैं। अंडक को हम कार्पल बोलते हैं, स्त्री केसर को हम पिस्टिल बोलते हैं। तो कार्पल या पिस्टिल जो होती है ये यूनिट होती है किसकी? गाइनोसियम की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यदि हम बात करते हैं किसी फ्लावर में, तो फ्लावर में भी तो आपको समझना पड़ेगा कि पुमंग और जायांग एक्चुअल में उपस्थित हैं कहां पे। तो हमने आपको क्या बताया कि जो पुमंग होती है उसकी इकाई क्या कहलाती है? स्टेमेन कहलाती है यानी कि पुंकेसर कहलाती है। तो यहां पे इस फ्लावर में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 यहां पे 4 स्टेमेन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो स्टेमेन की यदि हम बात करते हैं, ये है हमारा स्टेमेन, और स्टेमेन की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मेनली 2 पार्ट से बना होता है। कितने पार्ट से बना होता है? 2 पार्ट से बना होता है, एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बना होता है। जबकि यदि हम बात करते हैं किसकी? गाइनोसियम वाले भाग की, तो जो आपका गाइनोसियम वाला भाग होता है यानी कि जिसको आप मादा जनन भाग बोलते हैं, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है यहां तक का पूरा भाग, ये पूरा भाग कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी किसी भी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो यहां से लेकर के यहां तक होता है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसको हम एक साथ क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। अब यदि हम बात करते हैं गाइनोसियम की, तो आपको यहां पे अलग अलग स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, देखिए ये तो हो गई क्या? पिस्टिल। अब पिस्टिल क्या होती है? पिस्टिल तो होती है यूनिट। पिस्टिल क्या होती है? यहां पे पिस्टिल होती है यूनिट। तो यूनिट में आपको क्या देखना है यहां पे कि जो पिस्टल या यूनिट होती है किसकी? जायांग की। तो जायांग की यूनिट में आपको क्या देखने को मिलेगा? जायांग की यूनिट में आपको 3 सारे पार्ट दिखाई देंगे। पहला जो आउटर पार्ट होता है ये होता है क्या? स्टिग्मा। दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी। यानी जो हमारा गाइनोसियम वाला भाग होता है ये 3 भागों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। अब इसमें आप आसानी से देखेंगे कि यहां पे जो हमारा कार्पल या पिस्टिल है, इसमें जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो ये आपको याद रखना है, ये होता है हमारा वर्तिकाग्र। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है, ये जो नली वाला भाग है यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टाइल यानी कि वर्तिका। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्तिका यानी कि स्टाइल। फिर इसके बाद जो आपको अंडाकार भाग दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि जो पुमंग और जायांग वाले भाग होते हैं ये भाग जो है कई सारे पार्टों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे आप पुमंग देखेंगे 2 भागों से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं जायांग की, तो जायांग जो हमारा होता है वह 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय यानी कि ओवरी। तो यहां पे आपने देखा कि जो हमारा
पूरा का पूरा दलपुंज और बाएं दलपुंज होता है, ये तो क्या होते हैं, सहायक चक्र होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट आपको और कर लेनी है कि जो पुमंग और जायांग होते हैं ये किसी भी फ्लावर के आवश्यक जननिक चक्र होते हैं। मतलब पुमंग और जायांग ही जनन में भाग लेने वाले दो पार्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, आवश्यक पार्ट कहते हैं। और इन आवश्यक पार्टों को प्रोटेक्शन या सुरक्षा कौन देता है, तो इनको सुरक्षा देने का काम किसका होता है, दलपुंज और बाएं दलपुंज का, जो कि सहायक चक्र होते हैं। अब यदि हम बात करते हैं पुमंग की, तो देखिए पुमंग की यदि हम बात करते हैं तो पुमंग की यूनिट क्या कहलाती है, स्टेमन यानी कि पुंकेसर कहलाती है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा क्या होता है, कि जो हमारा पुंकेसर होता है, पुंकेसर किसकी यूनिट होती है, ये यूनिट होती है किसकी, पुमंग की। तो पुमंग की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। वहीं यदि हम बात करते हैं जायांग की, तो जायांग की जो यूनिट होती है क्या होती है, जायांग की यूनिट कहलाती है कार्पल या पिस्टिल कहलाती है। क्या कहलाती है, पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर या कार्पल। तो कार्पल या पिस्टिल जो होती है ये किसकी यूनिट होती है, जायांग की यूनिट होती है। अब जायांग की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जायांग जो होता है ये इंपॉर्टेंट 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। कितने पार्ट से मिलकर के बना होता है, 3 पार्ट से। ये किसी भी जायांग की आप संरचना देखेंगे तो इसमें आपको 3 पार्ट दिखाई देंगे इस प्रकार से। सबसे जो ऊपरी वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। ये जो नली वाला भाग होता है यहां से लेकर के यहां तक इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, इसको हम स्टाइल बोलते हैं यानी कि वर्तिका बोलते हैं। फिर ये जो नीचे का भाग होता है अंडाकार भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। क्या बोलते हैं, इसको हम ओवरी या अंडाशय इसको बोलते हैं। ओवरी या अंडाशय के अंदर आपको याद रखना है कि ओव्यूल यानी कि बीजांड जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल यानी कि बीजांड उपस्थित होते हैं। सेम इसी प्रकार यदि हम पुमंग की संरचना की बात करते हैं तो पुमंग की यूनिट क्या होती है, पुंकेसर होती है। अब पुंकेसर की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो पुंकेसर की स्ट्रक्चर जब भी आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पुंकेसर की स्ट्रक्चर होती है इसमें मेनली जो है 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो ऊपर का फूला हुआ भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर। और ये जो नीचे का भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाला जो भाग हमारा होता है ये होता है क्या, फिलामेंट। क्या होता है, ये हमारा भाग होता है फिलामेंट, ये इसको हम पुतंतु बोलते हैं हिंदी में। एंथर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एंथर को हम बोलते हैं परागकोश। एंथर हमारा क्या होता है, परागकोश होता है। और इन्हीं परागकोश के अंदर आपको कई सारी परागधानियां दिखाई देती है इस प्रकार से, जिन परागधानियों के अंदर आप देखेंगे कि पोलन ग्रैंड यानी कि लघु बीजाणु या परागकण जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं यानी कि प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, किसी भी स्टेमन या पुंकेसर की संरचना आपको याद रखनी है 2 भागों से मिलकर बनी होती है, एंथर और फिलामेंट। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागधानियां होती है यानी माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, जिनके अंदर पोलन ग्रैंड या लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रैंड उपस्थित होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके जो एंथर के लोब होते हैं ये 2 लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, और दोनों लोब जो आपस में जुड़े होते हैं एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं योजी। तो योजी या कनेक्टिव के माध्यम से दोनों एंथर के जो लोब होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। तो पुमंग और जायांग की स्ट्रक्चर भी आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देनी है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं फ्लावर की, तो देखिए फ्लावर से संबंधित आपको कई सारे इंपॉर्टेंट नोट जो है यहां पे तैयार कर लेना, जो कि आपके ना केवल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या ध्यान में रखना है कि पुमंग व जायांग जो है पुष्प के आवश्यक जननिक चक्र हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि फ्लावर के जो मेन पार्ट होते हैं जो कि जनन में भाग लेते हैं वो है आपका पुमंग और जायांग यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम। फिर इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारा पुष्पासन था जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ये किसी फ्लावर का ऐसा पार्ट होता है जिसके ऊपर पुष्प के 4 प्रमुख भाग उपस्थित होते हैं। एक्चुअल में पुष्पासन या थैलमस जो होता है यह एक रूपांतरित तना है। क्या है, यह एक मॉडिफाइड स्टेम होता है जिस पर क्या होते हैं, पर्व व पर्व संधियां यानी नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। पुष्पासन के अंदर आप गौर करेंगे ये आपको हो सकता है कि नॉर्मली ना दिखाई दे, लेकिन माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको नोड और उनके बीच में इंटर नोड आपको दिखाई देंगे। तो इनसे संबंधित आपको पहली इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि जो थैलमस होता है यह एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम होता है। इसके अंदर आपको कई सारे पर्व और पर्व संधियां यानी कि नोड और इंटर नोड दिखाई देंगे। और पुष्पासन में जो पर्व संधियां होती है यानी कि जिसको आप नोड बोलते हैं,
ये बहुत पास पास होती हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो पर्व होते हैं बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि पर्व संधियां क्या होती है, बहुत पास पास होती है। आपको पर्व संधियां और पर्व आप 11th में भी पढ़े होंगे कि किसी भी तने में क्या होते हैं कि जगह जगह गांठ पाई जाती है। क्या होती है, सपोज करिए ये हमारे पास कोई क्या है, एक स्टेम है। अब इस स्टेम के अंदर अगर इस प्रकार से जगह जगह आपको गांठ दिखाई देती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड, यानी कि पर्व संधि। ये भी पर्व संधि हो गई आपकी, एक ये भी पर्व संधि हो गई। और इन पर्व संधियों के जो बीच की दूरी होती है, यानी जो नोड के बीच की दूरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटर नोड। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि किसी भी तने में जो गांठें पाई जाती है जगह जगह, उनको हम नोड बोलते हैं, और दो नोडों के बीच की दूरी इंटर नोड कहलाती है, यानी कि पर्व संधि कहलाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पे कि किसी भी जो पुष्पासन या थैलमस होता है, यह एक रूपांतरित तना होता है, यानी कि मॉडिफाइड स्टेम होता है। और इस पर आप देखेंगे कि पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। क्योंकि पर्व और पर्व संधियां बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये अब आपको जरूर ध्यान में रखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी फ्लावर में पाए जाने वाले जो भाग होते हैं उनमें पत्तियों के रूपांतरण है। मतलब पुष्प में पाए जाने वाले जो इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे आपका कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम हो गया, ये एक प्रकार के पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। तथा इनमें आप देखेंगे कि 4 चक्रों में पुष्पासन पर विन्यस्त रहते हैं। ये चारों के चारों जो इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं, चाहे आपका बाएं दल हो गए या स्टेमेन या पुंकेसर हो गए, इसके अलावा आपका कार्पल या पिस्टिल हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि बाएं दलपुंज, पुबंग और जायांग, ये चारों जो इंपोर्टेंट पार्ट हैं, ये एक प्रकार से पत्तियों के ही रूपांतरण यानी कि मॉडिफाइड है। और ये चारों के चारों पुष्पासन के अंदर ही विन्यस्त होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप देखेंगे कि पुष्पासन पर 4 पर्व संधियां पाई जाती है, जिनमें से सबसे नीचे की जो प्रथम पर्व संधि होती है, इस पर पहली रूपांतरित पत्तियां होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बाएं दलपुंज कहते हैं। मतलब जो पहली पत्ती रूपांतरित होती है वो किसके रूप में रूपांतरित होती है, बाएं दल के रूप में, यानी कि आप देखेंगे सेपल के रूप में। तो ये आपको याद रखना है कि जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन या थैलमस होता है, थैलमस की संरचना में आपको 4 पर्व संधियां जरूर दिखाई देगी। तो उन 4 पर्व संधियों में से या 4 नोड के अंदर आपको देखेंगे कि हर एक अलग अलग नोड पर अलग अलग पार्ट व्यवस्थित होगा। जैसे एक सबसे नीचे वाला जो पार्ट होगा पर्व संधि का, उसके अंदर कौन व्यवस्थित होंगे, बाएं दलपुंज वाला पार्ट व्यवस्थित होगा। फिर उसके ऊपर की जो पर्व संधि है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बाएं दलपुंज उपस्थित होगा। फिर उसके ऊपर वाला जो नोड होगा, यानी कि जो पर्व संधि होगी, उसमें आपको पुबंग वाला भाग दिखेगा। और चौथी यानी कि सबसे जो ऊपरी स्टेप में आप देखेंगे जो आपका पर्व संधि नोड होगा, उसमें आपको जायांग वाला पार्ट उपस्थित दिखाई देगा। तो ये चारों के चारों जो पार्ट हैं, ये एक प्रकार से पत्तियों के रूपांतरण से बनते हैं। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि दूसरी पर्व संधि पर दलपुंज पाए जाते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। फिर तीसरी पर्व संधि पर क्या होते हैं, पुमंग उपस्थित होते हैं। और जो चौथी पर्व संधि होती है, चौथी पर्व संधि का जो मेन काम होता है, उस पर जायांग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, जायांग लगे होते हैं। ये आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे हम बना रहे हैं, अब आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा पार्ट है। अब इसमें आप देखेंगे यहां पे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक थैलमस है। क्या है एक हमारे पास यहां पे, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक थैलमस है। थैलमस यानी कि पुष्पासन है। अब इस पुष्पासन पर अलग अलग 4 जगह क्या होगा, यहां पे पर्व संधि यानी कि नोड जो है उपस्थित होंगे। ठीक है। अब इस 4 के 4 नोड में से जो सबसे नीचे वाला नोड होगा, इस पर क्या उपस्थित होंगे, इस पर हरे रंग के आपको दिखाई देंगे क्या, बाएं दल। फिर इसके ऊपर आप जाएंगे जैसे ही, तो आपको क्या दिखाई देंगे, इस प्रकार से दलपुंज का यानी कि दल दिखाई देगा, आपको पेटल दिखाई देगा। फिर जब इसके ऊपर आ जाएंगे आप यहां पे, तो तीसरा वाला जो नोड या पर्व संधि है, इसमें आपको इस प्रकार से स्टेमेन या पुंकेसर लगे हुए दिखाई देंगे। और जो चौथा और आखिरी वाला भाग है, यहां पे जो चौथा और जो आखिरी पर्व संधि का भाग है, इसमें आप देखेंगे कि जायांग वाला भाग होगा। क्या होगा, जायांग वाला भाग कुछ इस तरह से उपस्थित होगा। तो ये आप किसी भी फ्लावर के अंदर देखेंगे कि जो पुष्पासन होगा उसमें 4 प्रकार की 4 पर्व संधियां दिखाई देगी, और चारों अलग अलग प्रकार के पर्व संधियों पर चारों प्रमुख भाग जो है निकले हुए होते हैं। तो चूंकि ये एक प्रकार से पत्तियों के रूपांतरण है, जो कि चारों नोड यानी कि पर्व संधि से ही निकलते हैं। तो इनको भी आपको एक बार ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट है हमारा, वो ये है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यहां पे आप देखेंगे जो बाएं दलपुंज तथा दलपुंज होते हैं, इनके मध्य लंबे पर्व को हम क्या कहते हैं, दलधर कहते हैं, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, एंथोपोर कहते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बाएं दलपुंज होते हैं और दलपुंज यानी जो आपका कैलिक्स और करोला होते हैं, इनके मध्य में एक लंबा पर्व पाया जाता है।
और उस पर्व को यानी उस नोड को हम क्या कहते हैं, एंथोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोपोर कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये साइलिन के प्लांट में आप इजिली देख सकते हैं। साइलिन के प्लांट में आप देख सकते हैं कि बाएं दलपुंज और दलपुंज के बीच में जो पर्व होता है यानी जो नोड होता है वो क्या होता है, जो पर्व संधि होती है, सॉरी पर्व संधि कैसी होती है, पर्व संधि जो होती है वो लंबी होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, एंथोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोपोर कहते हैं। साइलिन के प्लांट में इसको आप इजिली देख सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं कि उनमें दलपुंज व पुमंग के मध्य, अभी आपने क्या देखा था कि बाएं दलपुंज और दलपुंज के मध्य जो लंबा पर्व पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दलधर बोलते हैं, या हम क्या कहते हैं, एंथोपोर कहते हैं। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो दलपुंज व पुमंग होते हैं, यानी आपका जो करोला होता है और इसके अलावा एंड्रोसियम होते हैं, इनके मध्य का जो पर्व होता है, यानी दलपुंज और पुमंग के मध्य का जो पर्व होता है, जो इंटरनोड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी क्या होता है, लंबा हो जाता है। इसे हम पुमंग धर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां पे आपको घर लिख रहा गया, यहां पे आपको क्या बनाना है, यहां पे धर बनाना है। तो कुछ पादपों में दलपुंज और पुमंग के मध्य क्या होता है कि जो इंटरनोड होता है यानी जो पर्व होता है ये लंबा हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोफोर बोलते हैं। कॉमन सी बात है, आपको बस दो वर्ड याद रखना है आपको कि बाएं दलपुंज और दलपुंज के मध्य जो पर्व है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथोपोर बोलेंगे। लेकिन जो आपका दलपुंज और पुमंग है, दलपुंज और पुमंग के मध्य का जो आपका याद रखना है कि जो पर्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोफोर बोलते हैं। तो आपका एंथोपोर और एंड्रोफोर दोनों वर्ड सिमिलर, मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, इनको आपको याद में रखना है। तो बाएं दलपुंज और दलपुंज के मध्य के पर्व को हम एंथोपोर बोलते हैं, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। इसके अलावा दलपुंज और पुमंग के बीच का जो पर्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोफोर बोलते हैं। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद आप देखिए पुमंग और जायांग जो होते हैं, यानी जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं, इनके मध्य का जो लंबा पर्व होता है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम जायांग धर बोलते हैं हिंदी के अंदर, या हम इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, गायनोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायनोफोर बोलते हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, आप देखेंगे कैप्रिस के प्लांट में। कैप्रिस के प्लांट में आपको बिंदास देखने को मिलेगा कि पर्व जो हमारा पुमंग है और जायांग, इनके मध्य आपको एक लंबा पर्व देखने को मिलेगा। तो आप इजीली देख सकते हैं कैप्रिस के प्लांट के अंदर। फिर एक चीज आपको याद रखनी है कि यदि एंड्रोफोर तथा गाइनोफोर अगर दोनों मान लीजिए एक ही फ्लावर में उपस्थित होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पुमांग जायाधर बोलते हैं, या इसे हम गाइनेंड्रोफोर बोलते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है, गाइनेंड्रोफोर। ठीक है, तो यहां पे बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस है जिनको आपको ध्यान में रखना है। दलपुंज और बाएं दलपुंज यानी कैलिक्स और करोला के मध्य जो पर्व या इंटरनोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंथोफोर। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो दलपुंज और पुमंग होता है इनके मध्य का जो पर्व होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोफोर, और जो पुमंग और जायांग होता है इनके मध्य का जो पर्व होता है इसको हम बोलते हैं गाइनोफोर। और एक चीज आपको अंत में याद रखनी है कि अगर एंड्रोफोर और गाइनोफोर ये दोनों के दोनों किसी अगर एक ही फ्लावर के अंदर उपस्थित हैं तो इसे हम गाइनेंड्रोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइनेंड्रोफोर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है, आप देख सकते हैं गाइनेंड्रेप्सिस पेंटाफिला प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं, या क्लियोगा गाइनेंड्रा प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर आप इजिली इनके पर्व को देख सकते हैं, यानी कि इंटरनोड को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें और ध्यान में रखनी है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एक फलनी और बहुफलनी पादप क्या होते हैं, यानी मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक फ्लावर जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आप नॉर्मली अपने घरों के आसपास भी देखते हैं, बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप देखेंगे कि हर साल फ्लावरिंग होती होगी। कुछ तो प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर आप देखेंगे हर 2 मंथ के अंदर फ्लावरिंग हो रही है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें आप देखेंगे कि एक ईयर में यानी कि एक एनुअल में आपको 2 बार उनके अंदर फ्लावर उगते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे पादप जो कि अपने जीवन काल में यानी कि पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार पुष्पन करते हैं यानी कि फ्लावरिंग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक। क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक या एकल फलनी पादप कहते हैं। तो आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो हमारा एक वर्षीय पादप होते हैं, यानी कि जो एक वर्षीय यानी कि जो एनुअल प्लांट होते हैं, और बाई एनुअल यानी कि जो द्विवर्षीय पादप होते हैं। तो एक वर्षीय और द्विवर्षीय जो पादप होते हैं इनमें आप देखेंगे कि इनके पूरे के पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार क्या होता है, पुष्प लगता है तथा फलन की क्रिया होती है। इन्हें हम मोनोकार्पिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जो पादप अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन करते हैं,
तथा कई बार उनके अंदर फलन की क्रिया होती है, यानी कि कई बार फल लगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक। यहां पे आप बना लेंगे क्या, पॉलीकार्पिक। तो पॉलीकार्पिक आपको ध्यान में रखना है, यहां पे पॉलीकार्पिक, ये आपको, तो यहां पे आपको पा बना लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहां पे कि जो हमारा मोनोकार्पिक है और पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक का मतलब होता है कि ऐसे पादप जिनमें अपने पूरे जीवन काल के दौरान केवल और केवल एक ही बार फ्लावर लगेगा और एक ही बार उनके अंदर फलन यानी कि पुष्पन की क्रिया होगी। पूरे की पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प लगेगा और एक ही बार उनमें फल लगेगा। वहीं कुछ पादप ऐसे होते हैं, अधिकतर पादप आप कह सकते हैं कि ऐसे होते हैं जिनमें जीवन काल के दौरान कई बार पुष्पन की क्रिया होती है। आप दैनिक जीवन में अपने घर के आसपास देखते हैं, ऐसे हजारों प्लांट हैं जिनके अंदर आपको हर एक साल जो है नए नए प्रकार के आपको देखेंगे कि फ्लावर लगे मिलेंगे। हर एक साल उसमें क्या होता है, फल लगते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है कि हर साल जो है उनके अंदर क्या लगता है, फल लगता है और हर एक साल जो है पुष्पन की क्रिया होती है। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। तो पॉलीकार्पिक प्लांट का या पॉलीकार्पिक फ्लावर क्या होते हैं, तो ऐसे प्लांट जिनके पूरे जीवन काल में कई बार पुष्पन की क्रिया होती है, कई बार फल लगते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक। वहीं बहुत सारे ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पैन या जीवन अवधि के दौरान आप देखेंगे केवल और केवल एक ही बार पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग की क्रिया होती है और एक ही बार केवल फल लगने की प्रक्रिया इनके अंदर होती है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जिनमें केवल एक ही बार पुष्पन की क्रिया होती है, वो या तो एक वर्षीय पादप होते हैं क्योंकि एक वर्ष बाद ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या तो कुछ द्विवर्षीय पादप होते हैं जो कि 2 वर्षों में एक बार उनमें पुष्पन की क्रिया होगी और एक बार फलन की क्रिया होगी। उसके बाद ये प्लांट फिर क्या हो जाएगा, मर जाएगा या सूख जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हमारे पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट जो होता है ये बहुवर्षीय पादपों के अंदर होता है। जो बहुवर्षीय पादप होते हैं जिनकी जीवन अवधि बहुत लंबी होती है, उनमें आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैंगीफेरा इंडिका आम का ले लीजिए। आम की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि हर एक साल लगभग आपको क्या दिखाई देता है कि उनमें फ्लावर लगता है और उसमें फल लगते हैं। हाँ, कई आम ऐसे भी हैं आप देखे होंगे कि जिनमें क्या होता है, द्विवर्षीय टाइप के होते हैं कि 2 वर्षों में एक बार उनमें फलन की क्रिया और पुष्पन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि जो बहुवर्षीय पादप होते हैं, बहुवर्षीय जो पादप होते हैं उनमें लगभग हर साल फ्लावरिंग लगती है और हर साल उनमें क्या होता है, पुष्पन की प्रक्रिया होती है। यहां पे कुछ एक्सेप्शन यानी कि कुछ अपवाद भी है जिनको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, बांस की कुछ जाति के पादप ऐसे होते हैं जो कि अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल और केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। यानी जो बंबू का प्लांट होता है, जो बांस का प्लांट होता है, उसमें आप देखेंगे कि 50 से लेकर के 100 वर्ष के बीच में से केवल एक बार क्या होगा, इनमें केवल एक बार इनमें क्या होगा, पुष्पन की क्रिया होगी और पुष्पन होने के बाद इसमें फल लगेंगे और फल लगने के बाद आप देखेंगे कि ये प्लांट जो है मर जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। इसके बाद मतलब ये फरना बंद कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। आप देखेंगे कि जैसे ही किसी बंबू के प्लांट में आपको जब फल दिखाई देने लगते हैं पुष्पन की प्रक्रिया के बाद, तो आप देखेंगे कि जो बंबू का प्लांट होता है वो सूखने लगता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको जो एक्सेप्शन है इसको याद रखना है। ये एक्सेप्शन आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि ये होता क्या है, ये बहुवर्षीय पादप है, बहुत सालों तक जीवित होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये मोनोकार्पिक होता है तो बहुवर्षीय पादप। देखिए, हमने क्या बताया कि जो बहुवर्षीय पादप होते हैं ये पॉलीकार्पिक होते हैं, लेकिन बांस का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि भले ही बहुवर्षीय होता है, यानी कि पेरेनियल होता है भले ही, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें केवल और केवल एक ही बार पुष्पन की क्रिया होती है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि जो बंबू का प्लांट होता है, ये प्लांट होता तो बहुवर्षीय है, यानी कि पेरेनियल होता है प्लांट, लेकिन इसके पूरे के पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक ही बार फ्लावरिंग की प्रक्रिया होती है। और जैसे ही फ्लावरिंग या पुष्पन की प्रक्रिया इसके अंदर हो जाती है, उसके बाद बांस का प्लांट या बंबू का प्लांट जो है ग्रोथ करना बंद कर देता है और फिर क्या होता है, ये सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने का मतलब है कि ये मरने लगता है, अर्थात ग्रोथ इसकी रुक जाती है और ये सूखने लगता है प्लांट। तो यहां पे पहला एक्सेप्शन आपको बंबू यानी कि बांस के प्लांट का आपको एग्जाम्पल याद रखना है। फिर इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है नीला कुरंजी। क्या है, नीला कुरंजी, स्ट्राबिलैंथस कुंथियाना इसका बोटेनिकल नेम होता है। तो नीला कुरंजी जो होता है, इसको आप देखेंगे कि इसमें 12 वर्षों के बाद यानी 12 साल के बाद केवल और केवल एक बार इनके अंदर पुष्पन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, एक बार पुष्पन की प्रक्रिया होती है 12 सालों के बाद। इसमें आप देखेंगे कि इस पादप ने सितंबर और अक्टूबर 2006 में
एवं 2018 के दौरान पुष्पन की क्रिया किया था। इसकी वजह से आप देखेंगे कि यानी क्या कह रहा है कि 2006 में, अब देखिए 2006 में इसमें पुष्पन हुआ था किसके प्लांट में, जो नीला कुरिंजी का प्लांट है तो प्लांट पेरेनियल है, बहुवर्षीय प्लांट है। और हमने पहले क्या बताया आपको कि जो बहुवर्षीय पादप होते हैं वो तो पॉलीकार्पिक होते हैं, लेकिन दूसरा एक्सेप्शन नीला कुरिंजी है। ये सबसे पहले 2006 में इसमें पुष्पन हुआ था, उसके बाद फिर कब हुआ, जाके 2018 में इसमें पुष्पन देखने को मिला था, यानी कि 12 सालों के बाद। तो हर 12 सालों के बाद पुष्पन की प्रक्रिया होती है किसके अंदर, नीला कुरिंजी के अंदर। तो पौधा तो कैसा है, बहुवर्षीय है, लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुवर्षीय प्लांट भले ही है, लेकिन ये कैसा है, ये मोनोकार्पिक प्लांट है, यानी कि इसमें केवल और केवल अपने जीवन काल में केवल और केवल एक ही बार फ्लावरिंग की प्रक्रिया हो रही है। तो हमने क्या बताया कि ऐसे प्लांट जिनके पूरे के पूरे जीवन काल के अंदर केवल और केवल एक ही बार पुष्पन या फ्लावरिंग की प्रक्रिया होती है या फलन की प्रक्रिया होती है, तो ऐसे प्लांट को हम मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। और बहुत सारे बहुवर्षीय प्लांट ऐसे हैं, आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें आप देखेंगे कि उनमें हर साल फ्लावरिंग होती है, हर साल उनमें फलन की प्रक्रिया होती है। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं क्या, पॉलीकार्पिक प्लांट या पॉलीकार्पिक फ्लावर कहते हैं। तो यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको किसी फ्लावर से संबंधित आज के इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। तो पूरे के पूरे फ्लावर के से संबंधित आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फ्लावर जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का इंपॉर्टेंट फीचर होता है, यह एक मॉडिफाइड सूट होता है। इसके अलावा किसी भी फ्लावर के जो जननांग होते हैं या किसी पौधे के जो जनन अंग होते हैं वो किस पर उपस्थित होते हैं, फ्लावर पर उपस्थित होते हैं। पुमंग जायांग जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं किसी फ्लावर के। किसी भी फ्लावर के अंदर आपने देखा कि कितनी सारी स्ट्रक्चर होती है और उन स्ट्रक्चर के कितने कितने पार्ट होते हैं, यानी वो स्ट्रक्चर किन किन पार्टों से मिलकर के बने होते हैं। और सारे के सारे लास्ट में हमने जो आपको इंपॉर्टेंट की यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु आपको कराए हैं, इनको जरूर आपको ध्यान में रखना है, कई बार आपके एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।